अब आते उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान जैसे ही हिमालय से उतरिएगा, ठीक है ना, जैसे ही हिमालय से उतरिएगा तो अगर देखा जाए तो गंगा नदी पर ऊपर से जब आती है तो हरिद्वार से वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, हरिद्वार से वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र वहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब मैदानी क्षेत्र बना किसे, वो क्षेत्र आखिर मैदानी क्षेत्र बना कैसे? क्या चाहिए? अगर देख रहे होंगे ये इधर गंगा, ये ऊपर से इस तरीक़ा से गंगा आ रही है, इधर से यमुना आ रही है, ठीक है ना, ये पूरा घाघरा आ रही है, चंबल, यहाँ से सोन, काली सिंध, ये सब होगी नदी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, समझिएगा इसको, इतना जब नदी आ रही है तो जाहिर सी बात है ये तो काटेगी। अगर मान लिए ये जगह है, समझ लीजिए कि ये जगह और कुछ नदी इधर से आ रही है, कुछ नदी इधर से आ रही है, तो कुछ समय के बाद ये क्या करेगी, इस सरफेस को, ये जो चीज़ है इसको क्या करेगी, काटते जाएगी। वही काटते काटते ये वाला क्षेत्र कैसा बन गया, मैदानी क्षेत्र बन गया। ये वाला पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बन गया, ठीक है ना। अब ये मैदानी क्षेत्र को 3 भाग में, ऐसा बोला जाता है कि 3 भाग में ये जो काटा गया है, उस अनुसार से अब नदी काट रही है तो इसको नदी के आधार पे ही बांट दिया गया। पहला जो बांटा गया है वो बांट दिया गया गंगा नदी तंत्र के आधार पर, ठीक है ना। फिर बांट दिया गया आपको सिंधु नदी तंत्र के आधार पर, ठीक है ना। फिर बांट दिया गया आपको ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के आधार पर, ठीक है। इस अनुसार से बांट दिया गया। जैसे कि सिंधु नदी तंत्र का अगर देखा जाए, ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब होता क्या है कि ये वाला जो नदी है, नीचे वाला सिंधु, झेलम, चेनाब तो चलिए पहाड़ी क्षेत्र में पूरी तरह से रह जाती है, लेकिन ये जो ब्यास और सतलज ये सब नदी है, ये पंजाब वाला एरिया को क्या करती है, उधर बढ़ती है। तो उस अनुसार से पंजाब वाला एरिया क्या हो गया है, मैदानी क्षेत्र बन गया। इसीलिए मैदानी क्षेत्र के उत्तर भारत का मैदान को एक भाग में जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है आपका पंजाब का मैदान, और वो जो सींचा जाता है या वो मैदानी क्षेत्र बनाया गया है जनरली वो सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ सिंधु नदी बोल दे तो इसका मतलब सिर्फ समझ लिए कि सिंधु एक नदी के बारे में बोल रहा है। अगर सिंधु नदी तंत्र बोल दे तो समझ लीजिए कि उस सिंधु नदी के सहायक नदी भी उसमें जुड़ी है, उसके बारे में भी बात हो रही है, ठीक है ना। गंगा नदी तंत्र, तो गंगा का जो भी नदी है, चाहे वो बाएं से मिले या दाहिने से मिले, पूरी नदी जितना भी है उस सब को मिला के कहेंगे गंगा नदी तंत्र, जो गंगा से मिल रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, चाहे वो दाहिने से मिले या बाएं से मिले, ब्रह्मपुत्रा से जितनी भी नदी मिलती है सबको मिला के कहेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ये समझ लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। नदी तंत्र जो होता है वो मेन जो नदी होती है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको मिला के भी कहा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ नदी है तो वो खास सिर्फ नदी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ एक मैदान जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये एरिया जो है पंजाब का जो मैदान है, ये मैदान का एक हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा होगा, पश्चिम या पूरब, पश्चिम। उत्तर भारत का अगर इसको और बढ़िया से अगर दिशा देना चाहें तो ये उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के उत्तरी भारत का मैदान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा को कौन सा मैदान कहा जाता है।
तो ये पंजाब का मैदान कहा जाता है, ठीक है ना, ये पंजाब का मैदान कहा जाता है, ठीक है। हो गया। ये वाला हिस्सा आपका अगर इस तरीका से देखा जाए, ये वाला एरिया जो है आपका, ये पंजाब का मैदान आ जाता है। ये जनरली किसका, कौन से नदी तंत्र का है, सिंधु नदी तंत्र का है, सिंधु नदी तंत्र का। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। दूसरा जो मैदान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंधु नदी तंत्र के बाद कौन सा, गंगा नदी तंत्र का जो मैदान हो जाएगा, जिसको कहा जाता है गंगा का मैदान, ठीक है ना, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ये वाला एरिया गंगा का मैदान, कहां से कहां, घग्गर से तीस्ता, घग्गर से तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी कहां से निकलती है, तीस्ता नदी कहां से निकलती है, यूरोप से, यूपी। तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, कंचनजंगा जहां पे। गंगा का मैदान घग्गर से तीस्ता नदी तक। तीसरा कौन मैदान हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आपसे ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का पश्चिमी हिस्सा का मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये आपका हो जाएगा तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र।
हो गया। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन हम समझा देते हैं, ठीक है ना। फंक्शन इसलिए समझा देते हैं क्योंकि अगर उसको नहीं समझाएंगे ना तो फिर ये लिखने का हो जाएगा। लिखने का हम ऐसे भी दे सकते हैं। फंक्शन क्या है जो हम समझाते हैं आपको, ये हो गया ना। देखिए होता क्या है जो हम बताते हैं। होता क्या है कि इधर से अगर उत्तरी भारत का मैदान, ये वाला एरिया पूरा समझ लेते हैं, उत्तरी भारत के मैदान को, इधर देखेगा, उत्तरी भारत के मैदान को ये पूरा एरिया समझ लेते हैं। तो होता क्या है, नदियाँ जो हैं आके इसको पाट देती है, ठीक है ना। एक तरफ आपका इधर जो हो जाएगा, सॉरी, सिंधु, इधर गंगा और इधर ब्रह्मपुत्र। ये नदी आके ये पूरा रीजन को क्या की, प्लेन कर दी, ठीक है ना, समतल बना दी। अब क्या होता है कि यहाँ से नदी उतरती है, ठीक है ना, और ये जाके तो अब एक चीज़, प्लेन बना दी है तब भी थोड़ा बहुत तो पत्थर रहेगा ही ना। जैसे हरिद्वार से गंगा मैदानी भाग में शुरू हो जाती है, लेकिन हरिद्वार भी तो पहाड़ी एरिया है, हरिद्वार भी तो पहाड़ी एरिया है। तो होता क्या है कि जितना भी, अब अगर गंगा की, सॉरी गंगा नहीं, नदी की अवस्था अगर पढ़े होंगे तो नदी की भी अवस्था होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था होता है ना। नदी जो है जब अंतिम समय पे रहती है तो जितना गाद लेके आती है, जितना कचरा लेके आती है, वो क्या करती है, छोड़ देती है, छोड़ देती है। तो उधर से पहाड़ से ये नदी जो है पूरा आ रही थी, उठा पटक करते आ रही थी। अब ये जब मैदानी क्षेत्र में आएगी तो जाहिर सी बात है जितना ये कचरा लेके आएगी वो क्या करेगी, यहाँ पे छोड़ देगी। जब यहाँ पे ये छोड़ देगी तो यहाँ पे ये गाद जम जाएगा ना इस एरिया में, और जब ये गाद जम जाएगा तो एक चीज समझिएगा कि अगर यहाँ पे इस तरीका से गाद जम गया है, ठीक है ना, अब इस तरीका से अगर गाद जम गया है तो नदी पहले तो अगर नहीं गाद जमा हुआ था तो पहले आराम से फ्लो कर रही थी। अब जम गया जब गाद तो नदी आएगी बीच में, यहाँ पे रुक जाएगी। अब जब रुक जाएगी तो एक इधर, समझ में आया, फिर इधर, फिर यहाँ पे रुकी, फिर इधर। इसी को कहा जाता है वर्तिका, इसी को कहा जाता है वर्तिका। नदियों का गाद के कारण या किसी के कारण, रुकावट होने के कारण अनेक धाराओं में बट जाना वर्तिका कहलाता है, ठीक है ना, यही वर्तिका कहलाता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इस वाला एरिया में जो आती है ये बट गई, ठीक है ना, अब ये बट गई। अब होता क्या कि पहले तो एक होता है कि भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र में क्या होता है कि अगर नदी इधर से जा रही है, ठीक है ना, और बीच में बहुत सा पर्वत उर्वत आ गया, इस तरीका से पर्वत उर्वत आ गया, नदी इसमें विलुप्त हो जाती है, नदी इसमें विलुप्त हो जाती है। इसको समझ लीजिए, ठीक है ना, लिखा हुआ अलग से देंगे लेकिन इसको समझ लीजिए क्योंकि समझा हुआ ही वहाँ पे काम देगा आपको। नदी जो है आती है और उस एरिया में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर उत्थर है, ठीक है ना, तो उस कारण से क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती। लेकिन विलुप्त होती है, समाप्त नहीं होती है। विलुप्त होने का मतलब आप समझ रहे हैं कैसे, क्या, हम देखिए, अगर ये नदी पूरा बेग से आ रही होगी, पूरा बेग से आ रही होगी और यहाँ पे इतना पत्थर है
तो जाहिर सी बात है पानी तो जाएगा ही, पार तो इधर होगा ही, लेकिन जितना वेग से आ रहा था, जितनी मात्रा में आ रही थी वो कम जाएगा। वो क्या होगा? कम जाएगा। अब जब वो कमेगा, जब वो कम जाएगा तो यहां पे क्या होगा? कुछ समय के बाद, यही क्षेत्र भंवर क्षेत्र कहलाता है। भंवर मतलब उस क्षेत्र में नदी गायब हो गई, ठीक है ना, उस क्षेत्र में नदी विलुप्त हो गई कुछ समय के लिए। यही नदी वापस जाके इधर निकलती है और इसी को कहा जाता है तराई क्षेत्र। इसी को कहा जाता है तराई क्षेत्र कहा जाता है नदी को। जब तराई क्षेत्र में नदी पहुंचती है, मतलब कि क्या, उधर खो गई थी, अब तराई क्षेत्र से नदी निकल गई है। अब इस क्षेत्र में आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत सा दलदल बहुत ज़्यादा रहता, ठीक है ना, दलदल बहुत ज़्यादा रहता। उसका कारण क्या है कि जब ये पहाड़ उहाड़ से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका टुकड़ा वगैरह बहुत सा चीज़ रहेगा, ठीक है ना, तो दलदल बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये नदी, ये क्षेत्र में अगर आपको अपना जीवन बहुत ज़्यादा प्यारा है तो इस क्षेत्र में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में खाली रेंगने वाले ही पाए जाते हैं। कभी भी चित्रगुप्त, ठीक है ना, खाली रेंगने वाले ही पाए जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। हाँ, जितना सांप हो गया, ठीक है ना, हाँ, एक से एक प्रकार का छिपकली, ठीक है ना, कभी जेहन में भी नहीं आया होगा, वो सब पाया जाता है। लेकिन तब पर भी कुछ लोग जो हैं, तब पर भी कुछ जो लोग जो हैं उस एरिया में तब पर भी रहते हैं। और अब धीरे धीरे इस चीज़ का हो रहा है कि अब धीरे धीरे वो एरिया भी वो मतलब कि इंसानों के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि मानव ने ये घोषित कर दिया है कि ये दुनिया जो बनी है सिर्फ मानवों के लिए, उसके अलावा कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए सब जगह को हम लोग हथिया रहे हैं, ठीक है ना। वो दिन दूर नहीं, हम लोग को बस भगवान का पता नहीं पता है, ठीक ना, नहीं तो हथिया ले उनका भी जगह जाके, ठीक है। तो होता क्या है कि तराई क्षेत्र में क्या होता है, नदी वापस जाके निकलती है। तराई क्षेत्र में नदी वापस जाके निकलती है और उसके बाद जो नदी बहने लगती है, ठीक है ना। अब नदी जब बहेगी तो पूरे जोश में बहती है। अब पूरे जोश में बहने के कारण दो क्षेत्र यहाँ पे और डेवलप होता है। एक तो भावर पहले बता दिए, तराई उसके बाद बताएं। अब दो क्षेत्र आता है बांगड़ और खादड़, ठीक है ना। ये जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचेगी, क्या चाहिए, हाँ, फ्लो कम रहेगा। अभी तो शुरू हुई है, ठीक है ना, अभी तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लो कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका मान लीजिए ये भावर क्षेत्र है, उसके बाद तराई क्षेत्र है और उसके बाद आपका जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आ जाता है। और जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में क्या होता है कि दो क्षेत्र होता है, एक होता है बांगड़ और एक होता है खादड़। होता क्या, इसको भी समझ लीजिए, बांगड़ और खादड़ क्या होता है। जो क्षेत्र ऊंचा रहता है, ऊंचे टीला पे रहता है, वहां पर नदी का पानी ज्यादा नहीं पहुंच पाता। जब नदी का पानी ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ की मिट्टी पुरानी रहती है। उसी पुरानी मिट्टी को कहा जाता है बांगड़ मिट्टी, ठीक है ना। अगर नदी इधर से जा रही है, अगर नदी इधर से जा रही है, ठीक है ना, इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा बहुत पहुँची तो पहुँची, ठीक है ना। लेकिन सेम इधर अगर गई तो ये वाला एरिया को तो पूरा कवर कर लेगी। ये वाला एरिया जो है आपका ये कहलाता है बांगड़ और ये वाला एरिया कहलाता है खादड़। इसी को कहा जाता है, अगर दूसरा, अच्छा, कहीं कहीं बांगड़ का जगह भांगड़ भी लिखा हुआ रहेगा, आपके बुक में भांगड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्यों पुरानी जलोढ़ मिट्टी? पानी पहुंच ही नहीं रहा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इसको कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है।
ये वाला एरिया सबसे अच्छा एरिया माना जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है ना। अगर बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेगा, हम लोग यहीं पे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए, ठीक है ना, कि आप लोग उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। खैर ऐसा तो पहाड़ी क्षेत्र में जो टीचर पढ़ाते होंगे वो भी कहते होंगे कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत समझिए कि आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि सबका अपना अपना गुण है कुछ, ठीक है। तो मतलब क्या, उत्तर भारत का मैदान को अगर देखा जाए, अगर पूरा मैदान को देखा जाए कि नदियों ने कैसे मैदान को बनाया है, तो 3 आधार पे, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र ने पंजाब का मैदान बनाया है, इधर वाला जो पूरा उत्तर पश्चिम का मैदान जो है पंजाब का मैदान। उसके बाद घग्घर से तीस्ता नदी तंत्र जो है वो घग्घर से तीस्ता नदी तक के गंगा नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया, ठीक है। आपका जो बीच वाला है ना, ये वाला जो है घग्घर से तीस्ता वाला है, इसमें आपका यूपी बिहार ये सब मेरा हम लोग का एरिया जितना भी वो सब आ जाता है, ठीक है ना। यूपी आ जाएगा आपका, बिहार आ जाएगा आपका, ठीक है ना, थोड़ा बहुत झारखंड, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ये भी आ जाएगा आपका। बाढ़ आने की संभावना किस क्षेत्र में ज़्यादा है, ये बताइएगा। मैदानी क्षेत्र में भी किधर, बांगड़ वाला क्षेत्र में या खादर वाला क्षेत्र में? खादर वाला क्षेत्र में। तो कभी आपसे पूछ दिया जाए बाढ़ का मैदान, ठीक है ना, बाढ़ का मैदान, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? खादर वाला क्षेत्र में हो जाएगा। ये पूरा बेल्ट यूपी बिहार वेस्ट बंगाल ये पूरा बेल्टे है वही, ठीक है ना, पूरा उधर ही बेल्ट है, ठीक है। ये टोटल आपका मैदानी क्षेत्र है, टोटल आपका मैदानी क्षेत्र है। अब आते हैं पठारी क्षेत्र पे। पठारी क्षेत्र पे देखिएगा, हिमालय कंप्लीट, मैदान कंप्लीट, अब इधर पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र मतलब ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा आपका पठारी क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको मैपिंग सबसे ज़्यादा काम करेगा। हम पहले भी बोले थे कि जिनके पास एटलस होगा उसका पहला पेज का फिजिकल इंडिया का वो रख लीजिए या तो फोटो खींच लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या चाहिए एग्जाम में? हम तो कहते हैं कि पूरा का पूरा किताबें लेके चल जाए अगर बोर्ड कहता है तो, ठीक है ना, लेकिन फिर हमसे लिखवा के भी ले जाइएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि ये है ही कि जिस भी एग्ज़ाम में बोला गया है कि किताब आप ले जा सकते हैं, वो पहले ही इंडिकेट दे दिया गया है कि आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा, ठीक है ना। क्योंकि जितना देर आप क्वेश्चन का आंसर खोजने में लगाइएगा ना, उतना देर में कितना क्वेश्चन बन गया होगा किसी और से, ठीक है। इसीलिए एक एग्जाम होता था ना बिहार वाला ही अद्वितीय प्रकार का लेके आएगा नया नया तरीका कि किताब ले जाने का, लगता है यही बिहार ही दिया था कोई एग्जाम में कि ये किताब। और अच्छा, और जब बोर्ड जब कोई चीज़ निकालता है तो विद्यार्थी उसके पहले ही उसका काट निकाल देता है। बोर्ड बोला था एनसीईआरटी ले जाने के लिए, कुछ लूसेंट लेके चल गया था, ठीक है ना, सिर्फ लूसेंटे नजर आ रहा था, मतलब कि समझिए कि एक बुक का दुकान खुल जाता लूसेंट का,
ठीक है ना। तो बाद में वहां रखवाया है, समझिएगा। पर्वत इधर देखिएगा, पठारी भाग में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये आपको पठारी एरिया में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही पढ़ना है, और वैसे ही याद भी होगा। और याद इसको नहीं करना है, इसको बस मैपिंग देखिएगा तो पता चल जाएगा। और इसमें आपको उत्तर और दक्षिण का पता होना चाहिए। उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब एकदम ऊपर नीचे नहीं करना, उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। क्या चाहिए? अच्छा, जाने दीजिए, है यहाँ। क्या चाहिए? रहने दीजिए, इसे ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। हम तो चाहते वो सब चीज़ नहीं रहे। चलिए देखें, पठारी क्षेत्र में जितना भी आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, इस तरीक़ा से एटलस है, अगर तो निकाल के देख सकते हैं। लेकिन अगर पठारी क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अरावली, ठीक है। अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार, मालवा का पठार अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को समझ लीजिएगा पहले। अरावली पर्वत जो है, अगर देखा जाए तो ये अरावली पर्वत है कहाँ? भारत के किस दिशा में है? पश्चिम में है। अगर पूछना रहेगा तो उत्तर, अगर ज़्यादा डेप्थ में जाकर पूछेगा तो उत्तर पश्चिम रहेगा, लेकिन जनरली पश्चिम में है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो सिर्फ राजस्थान में ही या गुजरात में ही नहीं है, ठीक है। मंजुलिका का प्रवेश हो गया। आज पठार में घूमने देगा, डायरेक्ट उड़ा। अरे नीचे आइए। देखिए तो किसका प्रवेश हुआ? पठार जाना था, जा ले ही नहीं जा रहा जी। देखो पहले तो भारत गायब हुआ, उसके बाद अब हम अपने बना के पठार पढ़ा रहे तो वो भी गायब। वो वाला मैप गायब, खत्म हो गया वो। हाँ,
नहीं आ रहा छोड़िए ना, हम बताएंगे, ऐसे ही बता देंगे। हटे। चलिए देखिए, अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो सिर्फ राजस्थान में नहीं है, वो गुजरात में भी है और वो दिल्ली में भी है। ये अरावली पर्वत जो शुरू होता है आपका गुजरात से, इधर से गिरनार पहाड़ी से शुरू होते हुए झांसनाथ पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, वहाँ से होते हुए आपके दिल्ली का रायसीना हिल, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पे स्थित है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। और वहाँ रायसीना पहाड़ी जो है ना वो अरावली का ही भाग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रायसीना पहाड़ी जो है वो अरावली का ही भाग है। और ये मजनू के टीला, दिल्ली के मजनू के टीला तक गया है। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट किसको बनाया गया था इस बार का? रायसीना डायलॉग होता है भारत में हर साल होता है, उसका चीफ गेस्ट किसको बनाया गया था? उन्हीं को बनाया गया था जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नो कोई बोलिए? जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी को बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, अरावली, तो अरावली पर्वत जो है ये बोला जाता है कि प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या होता है? बचा खुचा जो होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये वलित पर्वत पहले था, वलित पर्वत हम बता दिए, वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। हाँ, ये वलित पर्वत पहले था, बहुत साल के बाद ये अवशिष्ट में बदला। मतलब ऑब्वियसली ये हिमालय से पहले का पर्वत है, ये हिमालय से पहले का पर्वत है, ठीक है ना। हिमालय से पहले का पर्वत है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत पे जो मेन चीज आता है वो हम सब बता दे रहे हैं। अरावली पर्वत पे एक ये पाया जाता है, एक जगह है माउंट आबू, माउंट आबू, वहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर पाया जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पाया जाता है। ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो ये सब लिख लिया कीजिए, ये सब लिख लिया कीजिए। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन धर्म आप लोग पढ़ लिए ना, कितना सभा हुआ था? जैन धर्म का कितना सम्मेलन हुआ था? जैन संघ थी कहाँ? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन ये था कि उनका चिन्ह क्या था, ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? जैन ऋषभ देव का ऊपर से 2-3 गो और नीचे से 2-3 गो पढ़ के जाइएगा जैन वाला। वृषभ, वृषभ, जैन धर्म के 5 महाव्रत,
5 महाभारत नहीं पढ़ा है? अरे रिवीजन नहीं किए तो एक भी तो याद होगा ना। 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां जो है वो आपका यही जोड़े थे महावीर। 4 गो जो पार्श्वनाथ जोड़े थे, 5वां जो है आपका ब्रह्मचर्य, ये महावीर जी जोड़े थे। ठीक है, महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? धन हो प्रभु, धन हो प्रभु। चलिए आइए, इसी पे आइए। पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अरावली से मेनली 2-3 पॉइंट निकलता है। पहला पॉइंट क्या है कि अरावली का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो गुरु शिखर है। अरावली जो पर्वत है, अगर बोला जाए सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत, सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत। अच्छा, बीच बीच में इतिहास वाला हम क्वेश्चन पूछ देते तो उससे दिक्कत नहीं ना होता? अगर दिक्कत होगा भी तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलिए, हुआ है, हम पूछेंगे ही, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, वो सब चीज़ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए। धन्यवाद इतना जल्दी उत्तर देने के लिए। चलिए इधर बताइए, इधर। चलिए देखिए, हो गया अरावली। अब आपसे पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत किस पठार के उत्तर में, तो क्या हो जाएगा? मालवा पठार के उत्तर में। या तो आपसे पूछा जाएगा कि मालवा पठार के उत्तर में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली मालवा जैसे बता रहे हैं बस वैसे ही पढ़ना भी है, ठीक है ना। अरावली मालवा, उसके बाद जो आता है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत का 3 श्रेणी होता है। एक बिंद हो गया, एक हो जाएगा आपका भांडेर, और एक हो जाएगा आपका कैमूर। विंध्य, भांडेर और कैमूर। ठीक है, अभी तक क्या पढ़े? पहला आपको अरावली पर्वत मिलेगा जो प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत में गिना जाता है, ठीक है ना। दूसरा चीज, सबसे ऊंची चोटी इसका गुरु शिखर है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर यही है स्थित। उसके दक्षिण में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। उससे दक्षिण में कौन सा पर्वत आ जाएगा? अब एक क्वेश्चन और यहाँ से निकलेगा, विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? मालवा पठार। मालवा पठार के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार है? मालवा पठार। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। विंध्य पर्वत का 2 श्रेणी और है। पर्वत श्रेणी मतलब क्या होता है कि पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है ना, पर्वतों की श्रृंखला। तो विंध्य हो गया, भांडेर हो गया, कैमूर। कैमूर वही वाला अपने यहाँ जो मिलता है नीचे, ठीक है ना, कैमूर। तो विंध्य, भांडेर, कैमूर। अब इसके नीचे एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी।
ठीक है। नर्मदा नदी के अगर नीचे आइएगा तो फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत मतलब समझते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, अभी बस समझ लीजिए ब्लॉक पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का आपका हो जाएगा राजपीपला, इसका अगर नाम रखे तो राजपीपला। ये हो जाएगा आपका महादेव, और ये हो जाएगा आपका मैकाल। राजपीपला, राजपीपला। महादेव, फिर मैकाल। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, यहीं से आपका सोन नदी निकलती है, ठीक है ना। अमरकंटक यहीं जो है मैकाल पर्वत श्रेणी, सब पर्वत का कोई ऊंची चोटी होगा ना, ठीक है ना, तो यहीं से आपका ये इसकी जो ऊंची चोटी है वो आपका अमरकंटक है। अगर पूछ दे कि तीनों में से सबसे ऊंची चोटी किसका है, तो वो महादेव पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़, ठीक है ना। धूपगढ़ महादेव पर्वत का ही सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन निकल सकता है। पहले अरावली, अरावली के दक्षिण में मालवा, मालवा के दक्षिण में बिंद, बिंद के दक्षिण में सतपुड़ा। अच्छा, बिंद के दक्षिण में नर्मदा, और नर्मदा के दक्षिण में, आपसे पूछा जाएगा बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? बिंद पर्वत है। बिंद पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अरावली और बिंद पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव नहीं चोटी है, महादेव पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होगा, और इसकी ऊंची चोटी अमरकंटक, इसकी ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। ठीक है। उसके नीचे अजंता,
अच्छा ये पहले एक मिनट। एक नदी है ताप्ती। आप कुछ भूल जाइए, ये वाला सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आप चाहे तो वो उठा के देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में देखिए या एटलस के बुक में देखिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सा पर्वत आ जाता है? सतपुड़ा पर्वत आ जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ना है, कभी भी एक चीज समझ लीजिए, जो बोल रहे हैं वैसे ही पढ़ना। कभी भी आप बीच से नहीं शुरू कीजिएगा, जब भी आपको पढ़ना है शुरू से कीजिएगा, अरावली से शुरू करना। अगर आप कहीं बीच में रुक भी जा रहे हैं ना, देखिए लेकिन फिर शुरू कीजिए वहीं से, अरावली से ही। आप विश्वास रखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आएगा तो नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। कितना भी टफ करके पूछ दे कि इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, नहीं छूटेगा वहां से। तो ये ध्यान रखिए कि सतपुड़ा है, उसके नीचे ताप्ती नदी है। अब ये तो ताप्ती नदी के नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अजंता। इसको इस तरीका से पढ़ना है कि अगला क्लास जैसे ही शुरू हो तो सबसे पहले कोई बोल दीजिए कि आज हम पूरा बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले अगर पठारी रीजन में देखेंगे तो अरावली पर्वत आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पठारी जो रीजन बना है, जो पठारी क्षेत्र बना है, ये जनरली आपका आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, क्रिस्टलीय पदार्थ, वो सबसे मिल के बना है, वो सबसे मिल के ये वाला पूरा क्षेत्र बना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है अरावली रीजन आता है। अरावली का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इसी पे माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। उसके नीचे जब दक्षिण में आते हैं तो कौन सा पठार मिलता है? मालवा का पठार मिलता है, ठीक है ना। मालवा का पठार के जब नीचे आएंगे उसी पठार को चंबल नदी क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना। बिंद आ जाएगा, बिंद का 2 पर्वत श्रेणी और है, भांडेरा। आप बिहार का रीजन है तो हो सके पूछ सकता है कि कैमूर जो पर्वत श्रेणी वो किस का हिस्सा है, तो बिंद पर्वत का हिस्सा होगा। बिंद के अगर दक्षिण में जाएंगे तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा के दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। इसको लिख लीजिएगा, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत, एकमात्र ब्लॉक पर्वत। एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा के जब दक्षिण में गए तो कौन सी नदी? ताप्ती नदी। देखिए ये क्वेश्चन अपने से भी आप बना सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अपने ही गेस कीजिए कि अच्छा ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ गया, ठीक है ना। ताप्ती के दक्षिण में कौन सा पर्वत? अजंता पर्वत। अजंता पर्वत के उत्तर में कौन सा नदी? ताप्ती नदी। सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती के उत्तर में कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत? बिंद। और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बिंद के उत्तर में कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा पठार के दक्षिण में कौन सा पर्वत? बिंद पर्वत। मालवा पठार के उत्तर में कौन सा पर्वत?
कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, 30 से 40 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। सोचिए बस एक मैपिंग से, काहे को रटना पूरा क्वेश्चन, क्यों रटना 40-50 को, जब आप एक मैपिंग से निकाल ले रहे हैं इतना क्वेश्चन। तो आज इतना ही रहने दीजिए।